हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है और 2023 के एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेज है, जो है नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण की विधि, या इसे हम ओस्टवाल्ट विधि के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है, इसका भौतिक गुण क्या होता है और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग क्या होता है। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं और यदि आप इस टॉपिक को पूरा तैयार कर लेते हैं तो आपका 7 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आपको इसको तैयार कर लेना है। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा। यदि आपको नहीं पता है तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण की विधि, या इसे ओस्टवाल्ट विधि के नाम से भी आपसे पूछ लिया जाएगा, या कभी कभी ओस्टवाल्ट प्रक्रम भी पूछा जाता है। तो ओस्टवाल्ट विधि कहे या ओस्टवाल्ट प्रक्रम कहे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले तो फिगर बनाया है, उसके बाद यहाँ पे हमने पूरा डिटेल में आपको लिखा है। केवल यदि आपसे विधि पूछता है तो आपको इतना लिखना होगा और ये आपको फिगर बनाना होगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सब आपको याद होगा, केवल आप इस फिगर को समझ लिए तो चलिए हम फिगर को ही समझते हैं। उसके बाद ये आपको बताया जाएगा, उस प्रकार आप नोट्स में अपने बनाइएगा। तो सबसे पहले आता है कि ये फिगर में क्या क्या बताया गया है। ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमने 3 कक्ष लिए गए हैं। सबसे पहला कक्ष है उत्प्रेरक कक्ष, दूसरा ये वाला कक्ष है जिसे हम आक्सीकरण स्तंभ कहते हैं, और तीसरा जो कक्ष है उसे हम अवशोषण कक्ष कहते हैं। ठीक है, ये हमने 3 कक्ष लिया है। अब भैया सबसे पहला जो उत्प्रेरक कक्ष है, इसमें क्या करते हैं कि अमोनिया के साथ, जो अमोनिया है NH3, इसके साथ वायु को, मतलब वायु मतलब क्या कि O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ इन दोनों को उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। तो जब अमोनिया ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो NO गैस बनाता है, मतलब NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है और उसके साथ साथ जल का निर्माण करता है। समझ में आया। पहली बात हमने क्या कहा कि मतलब अमोनिया और वायु आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इतना हमने पहला उत्प्रेरक कक्ष में कार्य हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये क्या होता है, गैसीय रूप में ये यहां से निकलकर सीधा आ जाता है, कहां से, इस नली की सहायता से आ जाता है आक्सीकरण स्तंभ में। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये आ जाता है आक्सीकरण स्तंभ में, तो नाम भी है आक्सीकरण क्या, आक्सीकरण स्तंभ। तो आक्सीकरण स्तंभ है तो इसमें ऑक्सीजन तो पहले से होगा और इसी में आ गया नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, नाइट्रिक डाइऑक्साइड मतलब NO2 का निर्माण करता है। ठीक है, तो अब इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया कि अमोनिया वायु के साथ क्रिया करके, अमोनिया वायु मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, इसके साथ साथ जल का भी निर्माण करता है। उसके बाद केवल यहां से नाइट्रिक ऑक्साइड है ये इस नली की सहायता से आ जाता है आक्सीकरण स्तंभ में, और आक्सीकरण स्तंभ में पहले से ही ऑक्सीजन उपस्थित होता है। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का मतलब नाइट्रिक डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। उसके बाद ये जो NO2 है ये इस नली की सहायता से आ जाता है अवशोषण कक्ष में। अब अवशोषण कक्ष में क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जल का फुहारा यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, जो जल का यहाँ से फुहारा क्या हो रहा है, आ रहा है, और ये जो पत्थर रखे गए हैं इसे हम क्वार्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो क्वार्टर्स कहिए या पत्थर कहिए, दोनों बात एक ही है। ये इसलिए रखे गए हैं कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा यहां से जब यहां पे आएगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, मतलब NO2 जब आएगा तो क्या होगा कि यदि ये पत्थर ना हो तो ये मतलब क्या होगा, एक सीधे यहां पे गिर जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड पे, तो इसकी थोड़ी सी हानि हो सकती है। इसलिए ये क्वार्टर्स को यहां पे मतलब पत्थर को रखा गया है
कि जो फुहारे आते हैं ये पहले इससे टकराएंगे और टकरा कर सीधा आराम आराम से यहाँ से एक एक करके गिरेंगे और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको ठंडा कर देंगे। अब जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड ठंडा करेंगे, ठंडा कैसे होगा, तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये जो जल फुहारा आ रहा है जल का, उससे ये क्रिया कर लेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, और जैसे ये क्रिया करेगा तो वहां पे नाइट्रिक मतलब क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और यही नाइट्रिक अम्ल यहाँ से हम प्राप्त करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा क्या बताया गया है। मतलब यहाँ पे क्वार्टर्स क्या है, मतलब पत्थर है, पत्थर से क्या होता है, पत्थर के ऊपर है क्या है, जल है। तो याद रखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड को नीचे से हम लेकर इसमें क्या अवशोषण कक्ष में भेजते हैं, जहां पर क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। तो आशा करते हैं कि इतनी जो बात आपको बताई गई है ये आपको समझ में आया होगा। यही जस्ट इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो यही तो बात यहाँ पे लिखा गया है और पूरा रिएक्शन सहित आपको लिखा गया है, एक एक पॉइंट्स आपको लिखना है। तो इससे पहले हम बता दूं कि यदि आ जाता है कि नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण की विधि लिखिए या ओस्टवाल्ट विधि लिखिए, तो सबसे पहले तो आपको ये बात लिखना होगा, उसके नीचे आपको ये फिगर बनाना होगा। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि आता है तो क्या लिखेंगे। तो सबसे पहला तो मैं बता दूं, ये आप चाहें तो उत्प्रेरक कक्ष, ऑक्सीकरण स्तंभ और अवशोषण कक्ष, ये तीनों को मिलाकर आप लिख सकते हैं, या एक एक कक्ष में जो जो कार्य हो रहा है उसको आप बता सकते हैं। पर मेरा एक सजेशन है कि एक एक कक्ष में जो कार्य हो रहा है उसको अलग अलग बताइएगा, जिससे क्या होगा कि जो क्या होंगे, जो टीचर होंगे वो समझ पाएंगे अच्छे से और वो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देंगे। ठीक है, क्योंकि उनको जितना अच्छे से समझ में आ जाए उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहला आता है, सबसे पहला हमारा कक्ष है जो है उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष है कि नहीं। अब हमने क्या बताया उत्प्रेरक कक्ष में कि जो अमोनिया होती है वो वायु के से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है, परंतु कैसे, कितने पे करती है, तो याद रखेंगे यहाँ पे प्लेटिनम एक उत्प्रेरक होता है और 500 केल्विन ताप होता है, 500 केल्विन ताप, और 9 बार क्या होता है, 9 बार दाब होता है। मतलब प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 केल्विन ताप पर और 9 बार जो दाब होता है उस पर जब ये क्रिया दोनों करते हैं, ठीक है, अमोनिया और ऑक्सीजन, तब नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यही बात हमने लिखा है कि सर्वप्रथम, ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, अमोनिया को वायु के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक 500 केल्विन ताप व 9 बार दाब पर क्रिया करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। मतलब NO का निर्माण होता है, NO का निर्माण होता है। समझ में आया। तो हमने यही नहीं लिखा है कि सर्वप्रथम उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया ऑक्सीजन के उपस्थिति में, मतलब अमोनिया वायु के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक 500 केल्विन ताप 9 बार दाब पर क्रिया करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। यही बात तो हमने यहाँ पर लिखा है। तो आप इस फिगर को देखकर बता सकते हैं ना, यही तो हमने रिएक्शन में बताया है कि क्या बताया है कि सर्वप्रथम अमोनिया वायु के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक 500 केल्विन ताप व 9 बार दाब पर क्रिया करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जल का भी निर्माण होता है। तो आशा करते हैं कि पहला आपको पॉइंट समझ में आया होगा, इसको आपको यहां तक लिखना है, उसके बाद ये आपको रिएक्शन बना लेना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा है जो है ऑक्सीकरण स्तंभ। ऑक्सीकरण स्तंभ यही तो हमारा दूसरा कक्ष है ना। तो अब यह ऑक्सीकरण स्तंभ में क्या कार्य होता है, तो हमने बताया कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड आ रहा है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। मतलब नाइट्रिक डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। परंतु याद रखेंगे कि इन दोनों के बीच, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा क्रिया हो रहा है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो इसलिए हमने लिखा है कि ऑक्सीकरण स्तंभ में क्या लिखा है कि ऑक्सीकरण स्तंभ में नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक डाइऑक्साइड बनाते हैं। मतलब क्या करेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो यह आपको जो रिएक्शन है इसको आपको लिख लेना है। इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक डाइऑक्साइड का निर्माण करता है।
तो ये आपका दूसरा भी समाप्त हो गया। अब आते हैं भैया कि यहाँ से नाइट्रिक डाइऑक्साइड बना, तो ये एक नली की सहायता से यहाँ पर जाता है, किसमें, अवशोषण कक्ष में। अवशोषण कक्ष में क्या होता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड ये जल से क्रिया करके क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। तो यही बात हमने अवशोषण कक्ष में क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, अवशोषण कक्ष है तो इसमें हमने बताया है कि इस कक्ष में नीचे से NO2 मतलब क्या होता है, नीचे से क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को तथा ऊपर से जल को फुहारे भेजा जाता है। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड को नीचे से और जो जल होता है उसको ऊपर से जब भेजा जाता है तो ये आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण, मतलब क्या, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जब ये दोनों मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो यही तो हमने बात कहा है, केवल आपको ध्यान देना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको हम नीचे से भेजेंगे और जो जल है उसको हम ऊपर से भेजेंगे और दोनों ये आपस में क्रिया कराकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको नाइट्रिक अम्ल का जो विधि है ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, उसके बाद ये आपको फिगर बना लेना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ रहा है तो सबसे पहले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, अभी तो हम जो क्या होता है कि जो चाहते हैं भैया कि क्लास 10th हो या क्लास 12th उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और मैं वहाँ से अच्छे से एक एक करके वीडियो को पढ़ सकूं। तो आपकी सुविधा के लिए या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए या आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। मान लेते हैं आपको क्लास 12th का पढ़ाई करना है तो आप लिखिए क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक और मैसेज कर देना है। आपको 2 लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि इसका भौतिक गुण क्या होता है, इसका रासायनिक गुण क्या होता है और इसका उपयोग क्या होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि जो क्या होता है नाइट्रिक अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है और इसका रासायनिक गुण क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि नाइट्रिक अम्ल का भौतिक गुण, और यहाँ पे हमने 4 भौतिक गुण इसका लिखा गया है। तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला ये भौतिक गुण है, यहाँ पे लिखा गया है यह एक रंगहीन द्रव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है वह रंगहीन द्रव के जैसा होता है। तो इसको पहला इसका गुण है, इसको याद रखेंगे। दूसरा यह है कि गैसीय अवस्था में इसकी संरचना क्या होती है, समतलीय होती है। मतलब गैसीय अवस्था में नाइट्रिक अम्ल की जो संरचना होगी वो कैसे होगी, समतलीय होगी। ठीक है। अब तीसरा याद रखेंगे कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो जल में बहुत अधिक घुलनशील होता है। मतलब जल में बहुत अधिक घुलनशील होता है। कौन भैया, नाइट्रिक अम्ल। और यहाँ पे चौथा गुण यहाँ पे ये क्या गया है कि ये त्वचा को जला देता है। या त्वचा को क्या करता है भैया, जो स्किन है तो उसको क्या कर देगा, वो जला देगा। ठीक है। कौन, तो नाइट्रिक अम्ल। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए भौतिक गुण, तो इसको आपको याद रख लेना है। उसके बाद आता है इसका रासायनिक गुण। अब यहाँ पे हमने 2 रासायनिक गुण यहाँ पे लिखे हुए हैं और रासायनिक गुण में जो समीकरण होता है यही आपके लिए क्या कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि भैया यहाँ से पूछता है कैसे, हम अभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है पहला इसका क्या है, रासायनिक गुण का पहला इसका है कि अम्लीय प्रकृति। मतलब अम्लीय प्रकृति के साथ जब हम क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल को मतलब क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, या जलीय विलयन में प्रकृति। मतलब जब नाइट्रिक अम्ल को हम क्या करते हैं, जल में घोलते हैं तो क्या हमें मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने यही लिया है कि नाइट्रिक अम्ल को ले लिया है और जल से हम क्रिया करा रहे हैं। मतलब नाइट्रिक अम्ल को जल में जब घोला जाता है तो ये क्या होता है, यहाँ से H+ और क्या होता है ये NO-, मतलब क्या होता है H+ भी टूट जाता है और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ जाकर क्रिया करा लेता है। और ये H+ है, यहाँ पे 3H है, 2H है, तो ये चला गया तो ये भी क्या करेगा, तो ये H3 हो जाएगा, O हो जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, H3O जो हो गया ये अम्ल हो जाएगा। क्योंकि हमने तो जानते हैं ना कि जो क्या होता है, जो धनायनों को क्या करता है, त्यागता है। मतलब जो
H प्लस आयन देता है, मुक्त करता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। तो ये तो अम्ल हो गया। और यहां से क्या बचा, NO3 बचा ना, तो NO3 क्या हो गया, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो NO3 यहां पे आ गया। तो इस आपको ये रिएक्शन है, ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है, एक और पॉइंट्स बता दूं कि ऐसे पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि कहता है क्या होता है जब, इसमें इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछता है कि जब नाइट्रिक अम्ल जल से क्रिया करता है, जब नाइट्रिक अम्ल जल से क्रिया करता है तो क्या होता है, आपको बताना होगा। तो नाइट्रिक अम्ल जल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है भैया, अम्ल का निर्माण करता है। NO2 मतलब ये जो निकला है ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे आता है धातुओं के ऑक्सीकरण। मतलब धातुओं के ऑक्सीकरण का मतलब होता है, सिंपल में अगर समझे तो जब नाइट्रिक अम्ल धातु से क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, धातु लिया है जो कॉपर है। तो कॉपर जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराता है, देख रहे हैं ना HNO3 है, तो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराता है तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्राप्त होता है। उसके बाद NO2 प्राप्त होता है, उसके बाद जल प्राप्त होता है। तो इसको आपको नाम याद रखना है, ये है कॉपर, ये है क्या है, नाइट्रिक अम्ल है, क्या है, तो नाइट्रिक अम्ल आप लिखे लेंगे, ये है कॉपर, ठीक है, ये नाइट्रिक अम्ल है, इसको हम कह सकते हैं कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। इसको आप जानते हैं ना, नाइट्रिक ऑक्साइड कह सकते हैं, या आप चाहें तो नाइट्रिक डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं इसको। ये जल है, ठीक है। तो आपको इसी को याद रखना है कि जब कॉपर नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है। तो इतनी बात आपको याद रखना है। अब आप कहेंगे बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये जो क्या है रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, यदि आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। जो रिएक्शन अगर आपको समझ में पहले से आता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो ज्यादा आप इस पे दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर भी मैं जिनको आ रहा है उनको मैं बताना चाहूंगा। देखिए कैसे हुआ है, यहाँ से कॉपर है, तो देखिए ये एक ही कॉपर है, तो ये एक यहाँ पे कॉपर दिखाई दे रहा है। ये कॉपर क्या करता है, यहाँ पे जो क्या है HNO3 है, यहाँ पे जो NO3 है ना, NO3, तो NO3 को यहाँ से निकाल दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे NO3 दो मात्रा में इधर आ गया है, मतलब यहाँ पे 4 मात्रा में NO3 है, तो इसमें से 2 मात्रा में यहाँ पर आ गया है ये कॉपर, और 2 मात्रा में NO3 को यहाँ पर लेकर आ गया है, और जिससे क्या बना दिया है, कॉपर नाइट्रेट बन गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 2 मात्रा में तो यहाँ पे बचा है क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड है, 2 मात्रा में बचा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अभी 4 मात्रा में है, तो यहाँ से 1 मात्रा मतलब क्या है कि NO3 है 2, ठीक है। तो इसमें से क्या किया है कि NO2 को, मतलब NO2 को यहाँ पर भेज दिया है। अब बचा क्या, यहाँ पे और बचा है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन बच गया है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी 2 ही ऑक्सीजन बच गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकल गए थे, 1 ऑक्सीजन बचा, और 2 एकम में 2, तो मतलब 2 और ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे जल के साथ क्रिया करा लिए हम, मतलब ये हाइड्रोजन जो 4 मात्रा में है ये ऑक्सीजन को मिल गया है, तो H2O बना दिए हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ये रिएक्शन अगर आप चाहें तो समीकरण को संतुलित करके देख सकते हैं, समीकरण संतुलित है, ठीक है। तो आता होगा आपको रिएक्शन, तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं आता है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि जब नाइट्रिक अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या क्या प्राप्त होता है, ठीक है। इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण समझ में आ गया होगा। 2 मिनट और लगेंगे, आपको उपयोग भी जान लीजिए, क्योंकि उपयोग भी आपसे पूछ लिया जाता है जब इसको पूरा बाकायदा 7 नंबर के आपके पूछा जाता है तब, तो उपयोग भी देख लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं नाइट्रिक अम्ल का उपयोग क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग। यहाँ पे हमने 5 उपयोग लिखे हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इसका उपयोग है विस्फोटक बनाने में, मतलब नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, विस्फोटकों के निर्माण में किया जाता है। तो ये पहला इसका उपयोग है। दूसरा उपयोग है कि उर्वरकों के निर्माण में, मतलब उर्वरक जो होते हैं, उर्वरक होते हैं, इसके निर्माण में अर्थात इसके बनाने में भी किसका उपयोग, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, HNO3 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है कि प्रयोगशालाओं में
में अभिक्रमक के रूप में, अब ये जो है प्रयोगशालाओं में अभिक्रमक के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये आप किसी में भी लिख सकते हैं, चाहे अमोनिया हो या एल्कोहल हो या कोई भी हो, तो इसको आप लिख सकते हैं। ये सभी के लिए उपयोगी साबित होगा, ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है। उसके बाद आता है कि रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में, जो रॉकेट ईंधन में क्या होता है, ऑक्सीकारक के रूप में भी हम नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है कि सोना चांदी के शोधन में, मतलब सोना चांदियों की जांच करने में या इसको शोधन करने में भी क्या किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं कि जो उपयोग है ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया गया है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपसे 7 नंबर में पूछा जाता है, 7 नंबर में। तो ये 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर इंपॉर्टेंट है तो भैया ये तो 7 नंबर है, तो आपको इसको तैयार करके ही जाना है। और अभी तक आपने बने हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको इतना कुछ समझ में आया। आप इसको जरूर रिवीजन कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद इसको तैयार करके ही जाइएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा और आपको समझ में आया है, तब जाकर आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आपके का हमारे सभी का चैनल है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके सभी वीडियो का लिंक मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं। तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। हम मान लेते हैं आपको क्लास 10th का पढ़ाई करना है, तो आप लिखिए क्लास 10 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, अब मैसेज कर देना है इस नंबर पे। आपको तुरंत फिजिक्स केमिस्ट्री का 2 लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और वहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।